एंग्लो बर्मिज वॉर एंड एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द नॉर्थ ईस्ट। ब्रिटिशर्स का नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसका जो बैकग्राउंड है उसको हम समझेंगे और इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट जो है वो बॉर्डर है था आपका बंगाल से, और बंगाल से बॉर्डर होने के कारण वहाँ पर बंगाल से उसका बॉर्डर था। और 1765 में अगर हम देखें, वन सेकेंड, ये जो रीजन है, जो यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है, एक्चुअली दिस एरिया वाज पार्ट ऑफ एक्चुअली अहोम एम्पायर। अहोम एम्पायर 13th सेंचुरी में अपर बर्मा से आए थे एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल स्पेशली इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। और जो लोकल ट्राइब्स थे उनके साथ एसिमुलेट होते होते उन्होंने अपना जो किंगडम है वो धीरे धीरे ब्रह्मपुत्रा का जो ट्रैक्ट है उसके नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ उन्होंने अपना एक्सटेंड किया था, और धीरे धीरे उन्होंने अपना किंगडम जो है वो काफ़ी बड़ा किया था। सो ये तो उसका हिस्ट्री है। इसके इस साइड में आप देखेंगे ये बांग्लादेश जो बंगाल का पार्ट था उस टाइम पर 18th सेंचुरी में। सो 1765 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, इफ यू नो। 1765 एक्चुअली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। एक ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। एंड अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का उसको दीवानी राइट मिल गया था। मीन्स दीवानी राइट मीन्स राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू। सो यहाँ पर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसको कलेक्ट करेंगे, और थोड़ा सा अमाउंट 26 लाख रुपीस पर ईयर वो मुगल जो किंग था शाह आलम उसको वो देंगे। दैट वाज द डील। ओके, सो यू कैन से इनडायरेक्टली मीन्स ऑफ द बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर उसके कंट्रोल में तो आ गया, बट देर इज सम इश्यूज रिलेटेड टू इट। जैसे ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट का और ये बंगाल का रीजन है, ये रीजन तो इसके कंट्रोल में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये जो रीजन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, बट बंगाल का जो फ्रंटियर था वो असम से भी लगता था, और असम और बंगाल में बहुत पहले से ट्रेड होता था। ऐसा नहीं कि कंप्लीट आइसोलेशन में रहते थे। जो ये रीजन है, जबकि वहाँ पर कम्युनिकेशन होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती थी, बट स्टिल देयर वाज सम काइंड ऑफ ट्रेड दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन बंगाल एज वेल एज असम। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के बीच में ट्रेड होता था, और उस ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में जब आया था तो कंपनी में, आप लोग जानते होंगे कंपनी के बारे में अगर थोड़ा बहुत डिटेल, कि बहुत ज़्यादा करप्शन था। मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स दे वर इन्वॉल्वड इन एक्चुअली प्राइवेट ट्रेड, और उसको वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर करप्शन था। सो क्लाइव वाज एक्चुअली सेंट टू एक्चुअली लुक इनटू दिस इशू। सो सोसाइटी ऑफ ट्रेड वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, और ये जो सोसाइटी बनी थी सोसाइटी ऑफ ट्रेड, तो इनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जैसे इस सोसाइटी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो ट्रेड होते हैं, जो ट्रेड हैं दैट इज बिटवीन बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू दैट। तो ये ऐसा इशू उनमें चल रहा था, ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पे। अब था क्या कि 18th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जो अहोम किंगडम था, अहोम किंगडम बिकेम वीक बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट रूलर। जो रूलर थे वहां के वो इनकॉम्पिटेंट थे, सो दैट्स वाई द किंगडम
became actually very weak, और किंगडम जब उनका वीक था तो देयर वाज लॉट ऑफ इंटरनल चैलेंजेस। सो वहां पर बहुत सारे रिबेलियंस वहां पर होते थे। सो और ब्रिटिश का फ्रंटियर, जैसे ये बंगाल है और ये नॉर्थ ईस्ट है, स्पेशली असम, तो इसका फ्रंटियर होने की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी सम इफेक्ट इन बंगाल ऑल्सो। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, जैसे करेंटली प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, सो इंडिया के ऊपर भी उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक इफेक्ट है ट्रेड का, अगर वहां की इकोनॉमी फ्लरिश करती तो दोनों कंट्री से ट्रेड रिलेशन अच्छा होता हमारे और श्रीलंका के बीच में, तो इंडिया का भी उसमें फायदा था। ओके, सो ये सब प्रॉब्लम जो है वो वहां पर चल रही थी। सो इसका स्पिल ओवर जो है हमें बंगाल में भी देखने को मिल रहा था। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो रूलर है वहां पर, जैसे एक गौरीनाथ सिंघा, ही वॉज ऑल्सो एक्चुअली वेरी वीक रूलर। और जैसे ही ये यहां पर रूल करने आते हैं, वहां पर जो इंटरनल जो स्ट्राइफ है, जो ट्राइब जो वहां पर लोकल्स जो कम्युनिटी है वो रिबल स्टार्ट करती है इसके अगेंस्ट। सो ये 1786 में 87 में ही सॉट द हेल्प ऑफ EIC, बट एट दैट टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज एक्चुअली द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया था तो उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था दैट वाज एक्चुअली द मैसूर किंगडम। मैसूर किंगडम उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सो ही एक्चुअली इग्नोर्ड द प्ले ऑफ गौरीनाथ सिंघा, क्योंकि एक दूसरे चैलेंज में एंग्लो मैसूर वॉर होने वाला था और उसमें वो फंसे हुए थे, और मैसूर का जो प्रॉब्लम था उसको कॉर्नवालिस पूरी तरह खत्म करना चाहता था। सो ही इग्नोर्ड द प्ले दैट वाज मेड बाय गौरीनाथ सिंघा। But after third Anglo-Mysore War, when Tipu was defeated, 1792 में Tipu was defeated. So Cornwallis को first opportunity मिला to look actually towards the northeast. So he helped Gaurinath Singha and he was reinstated with the help of the Lord Cornwallis. और इसके साथ उसने कुछ लोगों को भी अपॉइंट किया, कुछ अपने एजेंट अपॉइंट किए टू एक्चुअली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन नॉर्थ ईस्ट। सो ट्रेड जो था वो किसका था, जैसे एक तो बेटल नट, टोबैको, और तीसरा सॉल्ट का। सो इसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने कुछ टीम बनाई थी और वहां पर वो लोग गए, हाँ, जैसे रंगपुर में और भी अपर असम के रीजन में, कि इसको एक्सप्लोर किया जाए और कैसे अपने ट्रेड को वहां पर बढ़ाया जाए। बट दिस पॉलिसी वाज रिवर्स्ड व्हेन जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल आफ्टर कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर बिकम गवर्नर जनरल एंड दिस पॉलिसी वाज रिवर्स्ड। बोला कि ज़्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीटल नट और टोबैको है वो तो खुद ही वहां पर प्रोड्यूस होता है, तो एक ही बस पॉसिबिलिटी थी सॉल्ट की। सो ये वहां पर प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था। ओके, दैट प्रॉब्लम वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। अब क्या हुआ, यहां पर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई व्हेन इन 1795 गौरीनाथ सिंघा डाइड एंड ही वाज सक्सीडेड बाय वेरी वीक रूलर, जैसे कमलेश्वर सिंह, उसके बाद चंद्रकांत सिंघा, हाँ, he became the ruler in 1811 I think, and till 1818 he ruled. So चंद्रकांत सिंघा, ये लोग जो थे यहाँ पर रूल किए, बट दे वर एक्चुअली वेरी वीक। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब रूलर वीक होता है तो या तो इंटरनल स्ट्राइफ होते हैं या कोई और प्लेयर आता है। सो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग वाज एक्चुअली मैनेज्ड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से, उनका नाम था पूर्ण नंदा बोरगोहान। So Chandrakant Singha was actually, you can say, mere puppet in the hand of Poornanda Borgohain. So he was merely a puppet. Okay, और इसका रूल यहाँ पर he became the de facto ruler, you can say. और
लोअर असम रीजन में, लोअर असम रीजन में अहोम डायनेस्टी का एक गवर्नर था, आप बोल सकते हो, उनका नाम था बीसी बरफुकान. So internal rivalry was also going on. So Bourgoin sent an army to actually suppress the Burfukan, BC Burfukan. बदन चंद्र बुरफुकान उनका नाम था. So he sent an army to actually suppress him. और इनको सप्रेस करने के लिए यहां पर इन्होंने भेजा. And in that condition he went to Britishers and he sought the help of the British. ये ब्रिटिश के पास गए एंड बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्चुअली एक्सटेंड एनी काइंड ऑफ हेल्प. उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया. सो ही डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, सो ही वेंट टू बर्मीज कोर्ट. ये जो बर्मीज कोर्ट, जो बर्मा था, एक नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट साइड में जो, हाँ, जो किंगडम है बर्मा. सो वहां पर ये कोर्ट में गए एंड ही सॉट द हेल्प ऑफ द बर्मीज रूलर. सो इन 1817 बर्मीज रूलर एक्चुअली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली इंटरफेयर इनटू द अफेयर ऑफ अहोम किंगडम. 1817 में अहोम किंगडम में बर्मीज फोर्सेस थे, इनको अपॉर्चुनिटीज मिला ऑफ बर्मीज, इनको चांस मिला इनमें इंटरफेयर करने का. सो दे अटैक्ड एंड चंद्रकांत सिंघा वाज एक्चुअली रीस्टोर्ड, बट लॉट ऑफ वॉर इंडेमिनिटी, वॉर कंपनसेशन वाज एक्चुअली पेड बाय अहोम रूलर टू द बर्मीज. ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि बर्मीज यहां पर आ गए हैं. सो बर्मीज यहां पर आ गए हैं, लेकिन यहां पर चंद्रकांत सिंघा को उन्होंने फिर से वहां पर अपॉइंट कर दिया, बट दे डिड नॉट एक्चुअली एक्वायर द टेरिटरी. वो वहां से वापस दे रिट्रीटेड बैक और वो बर्मा वापस चले गए. बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चंद्रकांत सिंघा ही वाज वेरी वीक रूलर, सो ही वाज डिपोज्ड बाय अनदर अहोम रूलर. सो चंद्रकांत सिंघा को वहां से हटा दिया और फिर उसने प्ली किया बर्मा को 1822 में. 1822 में जब बर्मा से रिक्वेस्ट किया, सो बर्मीज अगेन अटैक्ड इन 1822. एंड व्हेन दिस टाइम दे अटैक्ड, दे डिड नॉट एक्चुअली रिट्रीट. उनका जो अभी जो एम था वो चेंज हो चुका था. अभी वो टेरिटोरियल एक्विजिशन करने का उनका जो पूरा इरादा था बन चुका था. सो 1822 में जब बर्मीज का जो सेकंड इन्वेजन होता है, सेकंड अटैक होता है, तो उसमें होल ऑफ द असम kingdom was actually occupied, Assam territory, Ahom kingdom was actually occupied by Burmese ruler. Okay, and this virtually marked the end of the Ahom kingdom. और Ahom kingdom का वहां पर completely वो एंड हो जाता है. अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मैप से समझते हैं. दिस टेरिटरी वॉज, अब यहाँ पर जब बर्मीज अटैक करेंगे तो दे ऑल्सो अटैक जैंतिया किंगडम, ये कसार किंगडम है, कचार है. तो ये सारा जो एरिया है दैट वाज एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय बर्मीज फोर्सेस. और ये जो एरिया सारा ऑक्युपाइड हुआ, तो ये जो ब्रिटिश का जो फ्रंटियर है वो यहाँ तक आ गया. जैसे लेट अस सपोज श्रीलंका में अगर चाइनीज ऑक्यूपेशन कल को हो जाता है तो दैट वुड बी एक्चुअली ट्रबल फॉर द इंडिया. सो इंडिया उसको इग्नोर नहीं कर सकता. सो यहाँ पर जब बर्मीज फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया, सो क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेड में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, लोकल जो रूलर थे उनके साथ उनके रिलेशन ब्रिटिश के बहुत ज़्यादा खराब तो थे नहीं, उनके रिलेशन ठीक ठाक थे. सो इनके फ्रंटियर पे आ गए. सो ब्रिटिशर दे डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू एक्चुअली फाइट विद द बर्मीज. सो इन दिस बैकग्राउंड फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर एक्चुअली टुक प्लेस. सो यहाँ पर जो यहाँ पर लोकल रूलर थे, जैसे मणिपुर में गंभीर सिंह, हाँ, कसार किंगडम का जो लोकल रूलर था यहाँ पर, तो इन सबसे एक एग्रीमेंट साइन हुआ इन 1824. और एग्रीमेंट साइन हुआ एंड आफ्टर द एग्रीमेंट एक्चुअली ब्रिटिश फोर्सेज अटैक्ड
बर्मीज फोर्सेस, एंड दे अटैक्ड वाया लैंड रूट, जो ये रास्ता है, एज वेल एज वाया सी रूट। ये जो बर्मा का किंगडम है आप देखेंगे मैप में, तो यहां से भी एक रास्ता जाता है। सो दे अटैक्ड वाया लैंड रूट एज वेल एज वाया सी रूट। एंड इन फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर that started in 1824 and ended in 1826. So इसमें क्या हुआ कि the Burmese forces was actually completely defeated by the company's forces. So company defeated Burmese forces और ultimately in 1826 Treaty of Yandabu was signed between them. So Treaty Yandabu is basically a small village near Eva. Eva was actually the kingdom of the Burmese. So Treaty of Yandabu was signed और उसमें बहुत सारे जो ट्रीटी का जो प्रोविजन था, बहुत सारे उसके आर्टिकल थे, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेग इन नेचर। जैसे ये बोला गया कि मणिपुर के रूलर को तो रेइंस्टेट करना है, बट दे वर एक्चुअली साइलेंट अबाउट द अहोम किंगडम। तो अहोम किंगडम को क्या करना है, वेदर लोकल जो अहोम रूलर है उनको वहां पर देना है या नहीं देना, एक्चुअली इसमें कोई क्लियर कट उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया था। सो जैसे आफ्टर दिस वॉर अंडर ट्रीटी, सो असम, यू कैन से मणिपुर, हाँ, कासार रीजन एसेट्रा, हाँ, जैंतिया हिल, दैट वाज एक्चुअली given to EIC. Not only this, 1 million pound was also paid to EIC as a war compensation. And Upper Assam came under the protectorate of actually EIC. So ये सारे इसके बहुत सारे प्रोविजन थे, बट जो प्रोविजन थे that was actually vague in nature. तो मणिपुर में जैसे गंभीर सिंह को इन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, ये क्लियरली मेंशन्ड था। बट असम में क्या करना लोकल रूलर पे, वो उसमें लोकल रूलर जो वहां पर, उनको भी ऐसा लग रहा था कि जब ब्रिटिश एक बार बर्मीज को वहां से डिफीट करेंगे, सो उनका यहाँ पर रिलेशन वैसा ही होगा जैसे उनका बंगाल में है, हाँ, लोकल रूलर के साथ, जो सॉरी पहले लोकल रूलर के साथ जो था 1765 उसके पहले, हाँ, तो उस टाइप का था कि जैसे ट्रेड रिलेशन वो लोग एस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पर वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं वो शो करेंगे। बट 1813 के बाद आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी एंड दे बिकेम वेरी अग्रेसिव इन नेचर इन देयर टेरिटोरियल आउटलुक। सो 1813 के बाद वो एक्सपेंशन करना ज़्यादा स्टार्ट कर रहे थे बहुत सारे रीजन में। जैसे 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, 1816 में एंग्लो गुरखा वॉर हुआ। सो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाह रहे थे और वो सिर्फ साइलेंट प्लेयर बन के वो देखना नहीं चाह रहे थे इवेंट्स को। क्या पता कल को फिर से बर्मीज आ जाए तो उनके लिए फिर अलग से प्रॉब्लम क्रिएट हो और वॉर फिर से लड़ना पड़े, तो उनके लिए वो अच्छा, इकोनॉमिकली उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो असम वॉज एक्चुअली ऑक्युपाइड। सो जो लोकल रूलर थे उनको ऐसा लग रहा था कि इनको हैंड ओवर कर देंगे, बट ब्रिटिशर्स दे वर इन नो मूड टू एक्चुअली हैंड ओवर दैट टेरिटरी। और इसी के बैकग्राउंड में यहाँ पर एक रिवोल्ट होता है, दैट रिवोल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बोलते हैं अहोम रिवोल्ट, अहोम रिवोल्ट। सो ब्रिटिशर्स दे ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द अहोम टेरिटरी इनटू देयर डोमिनियन। तो जो अहोम की टेरिटरी थी वो अपने डोमिनियन में उसको इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे। सो इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जो था वो प्रॉब्लम था। जो लोकल रूलर थे दे वर आल्सो कंफ्यूज्ड। सो अल्टीमेटली दिस रिजल्टेड इनटू अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1828। 1828 में ये एक रिबेलियन के फॉर्म ले लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ अहोम प्रिंस, जिनका नाम था गोमधर कुंवर। सो गोमधर कुंवर जो थे उनके लीडरशिप में लिया, बट दिस रिवोल्ट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस रिवोल्ट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट अभी पूरा असम उनके पास तो है, बट स्टिल ब्रिटिशर्स हैड द प्रॉब्लम एक्चुअली इन कंट्रोलिंग दैट टेरिटरी।
सो अल्टीमेटली 1833 में उन्होंने जो लोकल प्रिंस थे और लोकल रूलर थे पुरंदर सिंह को शिवसागर एरिया में एक स्मॉल टेरिटरी में उनको रूलर बना दिया, बट होल ऑफ द असम came under the, you can say, direct or indirect control of the British government. So this is the history of British expansion in the North East. अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सिस्टम विच वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन अदर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे यहाँ पर रैयतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, रैयतवारी सेटलमेंट. ओके, सो रैयतवारी सेटलमेंट क्या होता है, जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में विल डिस्कस इन डिटेल. सो रैयतवारी सेटलमेंट में जैसे रैयत देवर एक्चुअली द ओनर ऑफ द लैंड, एंड उसमें बहुत सारे प्रोविजन है. हाँ, इंटरमीडियरीज को हटा दिया जाएगा और ये सब सारी चीज़. और दूसरा, इनके बाद यहाँ पर जो टी प्लांटेशन जो है वो असम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा. जो टी प्लांटर्स हैं दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दी टी. पहले क्या था कि वो चाइनीज़ टी पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर भी टी प्लांटेशन अब काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगा. ओके, सो ये जो था ये यहाँ पर प्रॉब्लम था, और इस प्रॉब्लम का आप बोल सकते हो इफिशिएंट यूज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था. एंड इन 1824 लॉर्ड एमहर्स्ट, ये नोट करना, एमहर्स्ट ही वॉज एक्चुअली द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल. सो जो भी डिसीजन बर्मीज वॉर के रिगार्डिंग लिए गए थे दैट वॉज टेकन बाय द एमहर्स्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो ये सारे रिवोल्ट जो हैं ये आपको इसी से रिलेटेड एक और रिवोल्ट है. जैसे आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं. एक मिनट मैप से आपको समझाता हूँ. जैसे ये आपका मेघालय का रीजन है, और यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर ये लोग जाना चाह रहे हैं. सो या तो ये घूम कर जाएं, एंड मेघालय ये जो खासी हिल है, ये खासी रिवोल्ट भी एक हुआ था यहाँ पर. गारो खासी जैंतिया जो हिल है. सो ब्रिटिशर्स दे वर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग द रोड. ये लोग यहाँ से एक रोड बना रहे थे दैट वाज डायरेक्टली पासिंग थ्रू दी खासी हिल. और ये खासी हिल से ये रोड पास कर रहा था, बट दे वर कंस्ट्रक्टिंग द रोड विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द लोकल रूलर. सो जो लोकल रूलर था उससे बिना परमिशन लिए हुए दे वर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग द रोड, एंड दैट रोड वाज एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस हिल. ओके, सो यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर रिवोल्ट होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह. सो तीरथ सिंह के साथ यहाँ पर रिवोल्ट होगा. सो दिस रिवोल्ट वाज आल्सो सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद दैट एरिया वाज आल्सो ऑक्युपाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो मणिपुर में वहाँ पर लोकल रूलर को एस्टैब्लिश कर दिया. कसार रीजन में भी उन्होंने लोकल रूलर को वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया है, बट उसमें साथ में एक ट्रीटी भी साइन हो गई कि ब्रिटिशर्स विल हैव इन्फ्लुएंस इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. सो ब्रिटिशर्स का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है वो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से ऑक्युपाई होता गया. ऑक्युपाई करते गए वो लोग, और उन्होंने अपना जो ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम दे आल्सो कंसोलिडेटेड देयर रूल इन द नॉर्थ ईस्ट. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ EIC इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर. बर्मीज जो फोर्सेस थे दे वर एक्चुअली वेरी ब्रूटल इसलिए भी थे क्योंकि जब उन्होंने अटैक किया ओहम किंगडम को, सो बहुत सारे विलेजेस को उन्होंने जला दिए. हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एक्चुअली किल्ड. कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते हैं अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एक्चुअली वाइप्ड आउट बाय द बर्मीज फोर्सेस. सच वाज द एट्रोसिटीज ऑफ द बर्मीज.
सो हिस्ट्री से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे यहाँ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको अंदर ही सॉल्व करना चाहिए, किसी और पे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और को अपॉर्चुनिटी देते हो अपने प्रॉब्लम इंटरफेयर करने के लिए, सो वो कोई धर्मशाला तो चला नहीं रहा है, कोई दान का काम तो कर नहीं रहा है कि ठीक है आपको वहाँ से हटाया, रिस्टोर कर दिया और वो चला गया। वो उसका एडवांटेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से वो जरूर लेगा। सो बर्मीज का हेल्प लिया और देखो बर्मीज ने क्या कर दिया, फिर ब्रिटिशर्स का भी हेल्प लिया। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स किस तरह से हाँ एक्सप्लॉइट कर किए, नॉट ओनली टू नॉर्थ ईस्ट, एक्सप्लॉइटेड नॉर्थ ईस्ट बट ऑल्सो होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। तो